नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत है। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं दीपाली राणा। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में सभी का स्वागत है। कारोबारी हफ्ता नया है, हफ्ता बड़ा है, हफ्ते में एक्सपायरी भी है। इस सीरीज का अंत जो कि सीरीज वाकई अगर हम देखें क्या शानदार सीरीज हुई, किस नोट पे इस सीरीज की शुरुआत हुई थी और किस नोट पे खत्म हो रही है इस हफ्ते के बीच में, वाकई अगर आप देखें काबिल तारीफ रही। लेकिन 4 दिन की छुट्टियां बेहतरीन, 4 दिन की छुट्टियां दीपाली, लेकिन आई थिंक देखिए ट्रंकेटेड वीक था लास्ट। 3 सेशन थे, लेकिन क्या नहीं देखे गया ये सेशन, क्या नहीं देखे गया। आपने उम्मीद नहीं की थी 7600 की, ये 7700 देखे गया। और किस तरह की शुरुआत इस हफ्ते की हो सकती है, ये काफी कुछ अभी निर्भर करेगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज मिल रहे हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से वीरेंद्र ने भी मेंशन किया कि जो एक्सपायरी है वो उसकी वजह से जो मार्केट है वो वॉलेटाइल रहेंगे, एक छोटी सी रेंज में घूम सकते हैं। लेकिन कुछ शेयर्स देख लेते हैं जिन पर हम पहले बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे के दौरान। उन स्टॉक्स को देखने के बाद इंटरनेशनल क्यूज की ओर भी रुख करेंगे। बातचीत करेंगे टाटा मोटर्स की। आज टियागो का लॉन्च होगा, काफी मच एंटिसिपेटेड स्मॉल कार है टाटा मोटर्स की। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में खरीदारी दिखी थी प्रीवियस सेशन में, सेल को मैंने यहाँ पर पिक किया है। अशोक लेलैंड एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है पूरे ही ऑटो पॉकेट में। जस्ट डायल इस स्टॉक की काफी एक रोलर कोस्टर राइड रही है इस साल की शुरुआत से ही, 850 से 450, उसके बाद वापस 750। सुप्रीम इंफ्रा यहाँ भी अच्छी खरीदारी हमने प्रीवियस सेशंस में लगातार आते हुए देखी है। इसके अलावा एक्सेल इंडस्ट्रीज आज बायबैक पर बोर्ड मीट है, नजर रखिए। पूरा ही आईटी पैक लाइमलाइट में रहेगा। डिफेंस स्टॉक्स, नई डिफेंस पॉलिसी का ऐलान आज हो सकता है, इसलिए डिफेंस स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। एमआरपीएल, इंडिगो की कुछ और ऐसे शेयर्स जहां पर प्रीवियस सेशंस में काफी अच्छा मूव हमने देखा है। जी, साथ ही अगर आप देखें आज जो अप्रोच हम लेके चल रहे हैं, देखिए एज अ ट्रेडर आपकी बाजार पर सोच क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं एग्जैक्टली इनिशियल कमेंट्री क्या कहती है। उसमें देखिए 7640 और 7630 इस दो आंकड़े के बीच में जितना कंफर्टेबल हो, 7628, 7630, 7635, 7640, यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए और वेट करिए आप 7780 का। उसके बाद स्थिति का आकलन दोबारा किया जाएगा। और बैंक निफ्टी पर आप करीब 15740 जो कि हमारा एक बड़ा क्रिटिकल एवरेज है, वहां पर स्टॉप लॉस बना के चलिए। देखिए बहुत अपेक्षाएं मत रखिएगा इस हफ्ते से। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव एक्सपायरी का हफ्ता है, ये ऑप्शन राइटर्स के पास में बाजार होता है। तो प्लीज थोड़े से अपने ट्रेड्स पर और स्टॉप लॉस पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस बड़ा प्रॉफिट लेकर बैठे हैं, याद रखिएगा। खैर, जिन बेस स्टॉक्स में बात करूंगा उसमें ये सबसे पहले शामिल कौन सा है वो देख लेते हैं। और इस क्रम में अगर आप देखिए अशोक लेलैंड, बलराम पुचीनी, ओमैक्स, वेल्सपन इंडिया और हिकाल बैकफुट पे आया, करीब 5% नीचे। क्यों आया बात करूंगा उसके बारे में। गेटवे इंडस्ट्री पार्क्स, हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस, रिलायंस बैकफुट पे और एसबीआई। लेकिन ऐसे 7 स्टॉक्स जिन्होंने बाजार के लिए बीते 1 महीने में सबसे ज्यादा काम किया, मैं उन पे भी आज बात करने वाला हूं जी। लेकिन इंटरनेशनल क्यूज को सबसे पहले देख लेते हैं। एसजेएक्स निफ्टी करीब 11 अंकों पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंडिकेशंस क्या हैं ये समझने के लिए चलते हैं सीधे रजत के पास। रजत, यूरोपियन मार्केट्स तो आज बंद रहेंगे, लेकिन यूएस मार्केट से क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं और अभी सभी एशियाई बाजारों का क्या हाल है? जी बिल्कुल, यूरोपियन मार्केट्स बंद रहेंगे, हांगकांग के मार्केट आज बंद है और ऊपर से निके साथ साथ कॉस्पी ताइवान की शुरुआत ठीक होगी। चाइनीज मार्केट ओपनिंग ठीक देखने को मिली और एसजेएक्स निफ्टी बता रहा है कि 10-11 पॉइंट्स का एक बढ़त देखने को मिल सकती है। सरेंडर करने को तैयार नहीं है क्योंकि एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं। और अगर क्यूज देखेंगे, जो गुरुवार के सत्र में ट्रेडिंग हुई, शुक्रवार के सत्र में तो सभी बाजार बंद थे, लेकिन गुरुवार के सत्र में एक निचले से एक रिकवरी जरूर देखने को मिली यूएस मार्केट्स पे। Q4 जीडीपी फाइनल एस्टिमेट जो आया यूएस में 1.4%, एक्सपेक्टेशन थी कि 1% के आसपास आएगा, तो ये आंकड़ा बेहतर था, लेकिन 2 आंकड़े डिसअपॉइंट कर गए। एक तो जॉबलेस क्लेम्स जो संख्या 6000 से बढ़ी और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स यहां पर एकदम से फॉल है, -2.8% मंथ और मंथ बेसिस पे फरवरी महीने में। ये एक ड्रैग पॉइंट था मार्केट के लिए। हालांकि कुछ शेयर्स जो चढ़े उसमें अमेज़न, आईबीएम जैसे शेयर्स आईटी पैक फोकस में था और यहां पर क्लियर कट खरीदारी होती नजर आ रही थी। फाइनेंशियल स्टॉक्स पे बिकवाली थी, तो काफी मिक्स क्यूज थे। आप ये मान लीजिए कि डिफेंसिव शेयर ज्यादा चढ़ रहे थे, आईटी स्टॉक्स का बोलबाला था, अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन यूरोपियन मार्केट ऊपर से ऊपर स्लाइड किया और इनफैक्ट जो कमोडिटी में बिकवाली हुई, कमोडिटी स्टॉक्स में बिकवाली हुई, उसका प्रेशर था यूरोपियन मार्केट्स पे। यहाँ पर अगर तेल गैस शेयर्स देखें तो वो फिसले और मेटल माइनिंग स्टॉक जैसे कि एंग्लो अमेरिकन, ग्लेनकोर, बीएचपी बिल्टन, इन सभी स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली और साथ साथ फाइनेंशियल स्टॉक्स टूटे। नेक्स्ट 15% के आसपास रिटेल कंपनी है, इसका शेयर 15% के आसपास टूटा क्योंकि गाइडेंस यहां पर भी रिवाइज हुई है। तो ओवरऑल देखें तो कमोडिटी वीक रह सकता है, फाइनेंशियल स्टॉक्स पर प्रेशर रह सकता है, लेकिन आईटी हो सकता है कि आज के दिन का स्टार परफॉर्मर रहे। शुक्रिया रजत आपका। बिल्कुल, आईटी स्टॉक्स डेफिनेटली लाइमलाइट में होंगे न्यूज फ्लो की वजह से। बातचीत करेंगे उन शेयरों पर भी, लेकिन जो इंडिकेशंस आज इंटरनेशनल मार्केट से मिल रही हैं वो मिक्स्ड हैं। एसजेएक्स निफ्टी फ्लैट है, लेकिन बायस पॉजिटिव है, करीब 11 अंक की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। वीरेंद्र, एक्सपायरी वीक है तो डेफिनेटली एक रेंज में कामकाज होगा, वो रेंज क्या रह सकती है? एक्सपायरी कहां पर होने की इंडिकेशंस मिल रही हैं अगर डेरिवेटिव डेटा को प्रिसाइसली स्टडी करके देखें? क्योंकि एफआईएस कैश मार्केट में तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स में उनकी अप्रोच क्या रही है? जी देखिए, पहले शुरुआत करते हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों से। अगर आप देखें, एक मैं आपको आंकड़ा दे दूं कि मार्च में एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनका जो कॉन्फिडेंस है इंडियन मार्केट्स को लेकर इतना था कि 36,000 करोड़ रुपए का निवेश
सॉरी माफ कीजिएगा, 36,000 करोड़ का एक और आंकड़ा है, वो आपको दूंगा कुछ देर में। 16,000 करोड़ रुपए का निवेश उनकी तरफ से इंडियन मार्केट्स में हुआ है। तो उन्होंने काफी, अगर आप देखें, एक्यूमुलेट किए हैं। कैश मार्केट में 976 करोड़ रुपए की खरीदारी बुधवार को की है उन्होंने। वायदा कारोबार में 1620 करोड़ की बिकवाली करी है। कैसे करी है, कहां करी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स 739 करोड़ का खरीदा, यानी याद रखिए उनकी तरफ से लॉन्ग पोजीशंस अभी भी कमिटेड है इंडेक्स फ्यूचर्स पे। इंडेक्स ऑप्शंस 1078 करोड़ की बिकवाली, दैट्स गुड, ये अच्छी बात है। और स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखें 1082 करोड़ की बिकवाली। कुल मिलाकर आप देखें तो उनकी तरफ से जो कैश में बाइंग है उसको काफी हद तक उन्होंने हेज किया है वायदा कारोबार में भी, याद रखिए, इंडेक्स बेचकर, इंडेक्स ऑप्शन बेचकर और स्टॉक फ्यूचर बेचकर। अब आइए आप निफ्टी फ्यूचर्स पे। निफ्टी फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट 6.25 लाख से जुड़े इस सेशन के लिए, यानी जो सोमवार के लिए कैरी फॉरवर्ड हुए थे, तो काफी फ्रेश लॉन्ग जो थी वो रोल ओवर ये आज के सेशन के लिए लेके आए थे। लेकिन ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, वायदा कारोबार के आंकड़े जो कॉल पुट पे कामकाज हुआ, आप ये देखिए 7700 की कॉल 5000 से जुड़े, 7750 की कॉल 3.25 लाख, 7800 की कॉल 2 लाख। देखिए मेरे को एक फीलिंग आ रही थी कि शायद 7800, 7900 और 7750 के बीच में कॉल राइटर आ रहा था, और पुट राइटर आप देखिए कहां आ रहा था, 7700 के आसपास, 7650 के आसपास और 7600 के। यानी कुल मिला के शायद आज का सेशन, कल का सेशन, परसों का सेशन या फिर गुरुवार का सेशन बाजार थोड़ा सा स्क्यूज हो सकता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर हमारे पास नहीं है जिसके चलते हम 7780 यानी अपना सबसे क्रिटिकल एवरेज पार कर पाए। तो कुल मिला के देखिए करना आपको ये है, अभी हमारे पास बहुत कुछ बात करने को है नहीं, ऐसा कोई मोमेंटम, ऐसा कोई अगर आप देखिए ट्रिगर नहीं है जो हमें ऑलमोस्ट 200 डेमा के ऊपर ले आके प्लेस कर दे। तो आपको कॉशियस रहना है, आपको अपने स्टॉप लॉसेस पे थोड़ा सा बरकरार रहना है। अपने स्टॉप लॉसेस ले आइए आप, जैसे कि मैंने शुरू में कहा 76-20, 76-30, इससे नीचे आपको सरेंडर नहीं करना है। तो ये कुल मिलाकर अगर आप देखें 7620 सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा। हाँ, आप वेट करिए 7780 का, 200 डेमा का। जी, जय ठक्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जय, गुड मॉर्निंग। आपकी अप्रोच इंडेक्स पर क्या रहेगी आज के लिए, इस वीक के लिए? हाय, गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल, एक बहुत ही अच्छा वीक रहा है। लास्ट वीक भी एक अच्छा पॉजिटिव हमें क्लोज देखने मिला है निफ्टी पर, और मेरा ये मानना है जो हिसाब से कंटिन्यूसली दीपाली एक हायर बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने मिल रहा है, और जो हिसाब से प्रीवियस जो उसके स्विंग हाइज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट, दैट इज 7600, मेरा ये मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड हमें अपसाइड ही देखने मिलेगी जब तक अब प्रीवियस लोज ब्रेक नहीं होते। वेरी नियर टर्म सपोर्ट अब निफ्टी पर है 7640 जो है थर्सडे का लो, आई थिंक 43 के आसपास है स्पॉट। जब तक वो ब्रेक नहीं करता 7640 का लोज, आई थिंक वीरेंद्र ने जो अभी लेवल बताया ऑन दी अपसाइड 7780, वही मेरा भी टारगेट है। 7780 का एक टारगेट रहेगा, अगर वो पार करता है तो हमें 7900 तक की एक रैली देखने मिल सकती है, और वी कैन फेस सम हर्डल देयर। सो आई थिंक एक अप्रोच ये रहना चाहिए लॉन्ग साइड पर निफ्टी पर 7640 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें 7780 के टारगेट के लिए। अगर वो निकलता है तो कंटिन्यू करना चाहिए, अगर वहाँ पे थोड़ा भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो आई थिंक वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी हाँ, साथ ही आप देखिए निफ्टी बैंक, याद रखिएगा निफ्टी बैंक शुक्रवार को कहाँ क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट 16,000 के स्तर पर। एक और चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट व्यूअर को बता दें कि देखिए अभी भी 16,500, ये 15,500 में सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हुई है। यानी अगर आप याद रखिएगा निफ्टी बैंक को लॉन्ग करके बैठे हैं तो दो चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, आज, कल, परसों या फिर इस पूरे हफ्ते के लिए आपके स्टॉप लॉसेस किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 15,750 के नीचे ना जाए। क्यों? मेरे पास दो कारण है वो स्टॉप लॉस लगाने के। क्यों? क्योंकि 15,500 में, 15,600 में, 15,700 में सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। मैं अपने प्रॉफिट्स का बड़ा कंपोनेंट नहीं छोड़ूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। और याद रखिए 16,000 की कॉल में सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ओआई है। हालांकि ये सीरीज अपने अंतिम पड़ाव में है, लेकिन फिर भी 16,000 कभी भी पार करना वो 16,200 तक का मूव दे सकती है। और मैं 16,200 से ऊपर तक की बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि ऑप्शंस के आंकड़े उससे ज़्यादा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट टारगेट फिर भी 16,200 और स्टॉप लॉसेस 15,750। जय, निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या होगी, या फिर निफ्टी बैंक से अच्छा किसी दूसरे स्टॉक फ्यूचर को जाके पकड़ ले निफ्टी बैंक के 12 स्टॉक्स में अप्रैल की सीरीज पे जाकर? आप क्या कहते हैं? वेल, वीरेंद्र आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट आई थिंक दैट निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में देखता हूँ तो सिमिलर मूव लाइक निफ्टी हमें एक अच्छा हायर बॉटम फॉर्मेशन वहाँ पे देखने मिला है, और इनफैक्ट उसके एक अच्छे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट देने के बाद उसके ऊपर अच्छा सस्टेन कर रहा है।
लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें जो एक थोड़ा साइडवेज मूवमेंट देखने मिला बैंक में, दैट डजंट नेगेट और दैट डजंट रिवर्स द ट्रेंड फ्रॉम अप टू डाउन। आई थिंक अभी भी ऑन द लोअर साइड 15,740 बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूँ वीरेंद्र, जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते 740 के, तब तक ट्रेंड शॉर्ट टर्म में अप रहेगा। मिनिमम टारगेट ऑन द अपसाइड 16,230 का है। इनफैक्ट 16,200 16,300 हम काफ़ी समय से कहते आ रहे हैं कि हमारे टारगेट्स है, वो जब तक अचीव नहीं होते तब तक ट्रेल करना चाहिए अपने स्टॉप लॉसेस। सो आई विल कंटिन्यू विद दैट। 16,230 का एक टारगेट रहेगा, जैसे निफ्टी में 7780 का है। वहाँ पर कहीं वीकनेस देखने मिलती है बैंक्स में, तो वीरेंद्र वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए 15,740 कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर कोई बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है ये अपसाइड रैली में, तो वो रहेगा एक्सिस बैंक, जो मेरा एक चॉइस है। आई थिंक उसमें कंसोलिडेशन में से एक ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ पे भी एक अच्छा मूव दिखने मिला है, तो 426 का एक स्टॉप लॉस लगाकर वहाँ पे भी एक बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं ऑन दी अपसाइड गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक 456 से लेके 470 तक के मूव्स भी देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट 456 का रहेगा। एक सेक्टर जिस पर आप शायद ये कह सकते हैं खुल के कि ये बाजार की नई थीम हो सकती है, एंड दैट विल बी आईटी। याद रखिए आज आईटी में जो भी खबरें हैं उससे पहले एक चीज नजर रखिएगा आप, इन्फोसिस आज अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई पर खुलेगा, और इस ऑल टाइम पे हाई पर खुलने के अगर आप देखें साथ साथ और कुछ जो खबरें जुड़ी हुई हैं वो ये है कि एसेंचर ने जो है वो वाकई जो गाइडेंस बढ़ाई है उसके बाद आज बाजार का आउटलुक आईटी सेक्टर पे ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं कुछ देर पहले आपको 38,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा दे रहा था। इस बाजार की तेजी में आपको याद है इंडेक्स के लगभग 7 स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा मार्केट कैप जोड़ा है, और उसमें से सबसे बड़ी कंपनी रही टीसीएस। तो टीसीएस ने बहुत ज्यादा मार्केट कैप जोड़ा, इन्फोसिस का आज ऑल टाइम हाई पे खुलना, ये दो बातें रहेंगी जो बाजार के सबसे अगर आप देखें ज्यादा फोकस करेगा। और तीसरा कॉग्निजेंट का अपने आउटलुक में परिवर्तन। आप क्या कहेंगे इस पर जय? आई मीन चार्टिकली ये सेक्टर कैसा लग रहा है, और क्या ये सेक्टर इस बाजार के इस हफ्ते की थीम हो सकती है? बैंक चला, मेटल चला, उसके बाद सीमेंट चला, क्या अब आईटी के चलने की बारी है? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट आईटी काफ़ी समय से काफ़ी उसके स्टॉक्स जो रहे, इन्फोसिस छोड़कर अगर आप देखें टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड बायस के साथ ट्रेड कर रहे थे। बट जो हिसाब से लास्ट ये जो मूव हमें निफ्टी में और ओवरऑल मार्केट में देखने मिला है ऑन दी अपसाइड, उसमें जो एक रिवर्सल देखने मिला है ऑल अक्रॉस ऑल दी आईटी स्टॉक्स, आई थिंक काफ़ी एक अच्छा मूव देखने मिला और कंटिन्यूसली उसके प्रीवियस हाइस को निकालते हुए अभी ये स्टॉक्स चल रहे हैं। आई थिंक दिस कैन बी द ट्रिगर दैट आईटी स्टॉक्स हैव बॉटम आउट एटलीस्ट फॉर द मीडियम टर्म नाउ, और वो क्लियरली ट्रिगर मिल रहा है। और उसमें से खास कर इन्फोसिस वीरेंद्र जो आपने कहा कि उसके लाइफ हाई के एकदम करीब आ चुका है, ये स्टॉक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि दिस सेक्टर इज रियली गोइंग टू आउट परफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड। मेरा ये मानना है कि वीरेंद्र इनमें से टीसीएस और इन्फोसिस ये दो ऐसे स्टॉक है जो काफ़ी दैट विल हेल्प द सीएनएक्स आईटी इंडेक्स टू आउट परफॉर्म। इन्फोसिस में करीबन 1270 तक के लक्ष्य मुझे नजर आते हैं, शॉर्ट टर्म में 1180 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और टीसीएस भी जैसे आपने बताया वीरेंद्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक उसके प्रीवियस हाइस के नीचे अब नहीं जाता ये स्टॉक, दैट इज 2340, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड उसमें मिनिमम ऑन दी अपसाइड टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में 2550 का, और 2550 के ऊपर हमें 2580 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। जी, गौरांग शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं जुजीत बीएनपी पारिबास से। गौरांग गुड मॉर्निंग। आईटी स्टॉक से ही मैं आपसे चर्चा शुरू करती हूँ। एसेंच्योर ने आईटी गाइडेंस बढ़ाया है, डेफिनेटली जो एक ट्रिगर प्रोवाइड करेगा आईटी स्टॉक्स को, और साथ ही साथ एक न्यूज फ्लो ये भी है कि 2016-17 में करीब $100 बिलियन की डील्स हैं जिनका रिन्यूअल होगा कुछ बड़े क्लाइंट्स की ओर से, जिनमें डॉयचे बैंक है, यूबीएस है, मित्सुबिशी है। तो ऐसे में जो इंडिया की लीडिंग आउटसोर्सिंग फर्म है उनको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलेंगी, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज को। लेकिन अभी आउटलुक आईटी पर ओवरऑल आपका क्या है, और कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स जो कि आप हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करेंगे? सुप्रभात दिवाली। काफ़ी कुछ कवरेज आईटी क्षेत्र से है हमारी, और ये जो सिलसिला चेतावनी का, नरम नतीजे, मुनाफे पर दबाव, मार्जिन्स नीचे की ओर आने की संभावना वगैरह जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की थी पिछले तिमाही में, यानी कि तीसरी तिमाही में, लेकिन नतीजे मेरे ख्याल से काफ़ी सकारात्मक आए। और हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आईटी बजट को लेकर के किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी कंपनियों की तरफ से, स्थानीय मार्केट में एक मौका खड़ा हो सकता है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह में। और जो मौजूदा परिस्थिति में कारोबार है वहाँ पर
जो बिलिंग रेट है वो मेरे ख्याल से संतुलित स्तर पर रहेगी, ऐसा हमें मानना है। और उसी नज़रिए से इन्फोसिस पर 1300-1350 का लक्ष्य निर्धारित किया है, TCS पर 2600 या 2650 का लक्ष्य निर्धारित किया है, HCL टेक पर करीबन 1000 के आसपास का। खरीदारी की राय हमारी टेक महिंद्रा और इन्फो एज माइंट्री में भी है, लेकिन ये तीनों में जो लक्ष्य है वो मुझे सही तरीके से याद नहीं है, तो मैं वो जिक्र नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, इन सभी में खरीदारी की राय है और मैं मानता हूँ कि जैसे जैसे ये तिमाही नतीजे आते जाएंगे वैसे वैसे बेहतर के लिए सुधार नतीजों में आपको दिखता जाएगा। जी देखिए, अभी कुछ देर पहले जो आपको 38,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा दे रहा था, मैं उस पर थोड़ा सा फिर से बात कर लूँगा। यहाँ पे जो 38,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप जिन 7 स्टॉक्स ने मिलकर जोड़ा है, देखिए उसमें सबसे ऊपर जिस स्टॉक का नाम आता है, इनफैक्ट मैं आपको पूरी शीट देता हूँ, सन फार्मा, इसने 7,388 करोड़ रुपए का मार्केट कैप जोड़ा। उसके बाद HUL, इसने लगभग 5,745 का, HDFC ने लगभग 5600 करोड़ का और HDFC बैंक 5105 करोड़ का। इन्फोसिस आता है ऑलमोस्ट 5वें पायदान पे 4031 और उसके बाद रिलायंस 1344। यानी इन 5 स्टॉक्स ने पूरी की पूरी, अगर आप देखें, अपनी ग्रिप जो थी इंडेक्स पे बनाए रखी। सन फार्मा, HUL, HDFC बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस। अगर इन 5 में से 6 में से कोई किसी स्टॉक पे कैपिटलाइज करना हो जय, तो आप किस पे करेंगे? आई मीन सबसे अच्छा आपके लिए कौन सा लगता है आपको स्टॉक? वीरेन, 2 ऐसे स्टॉक है जो आपने अभी जिक्र किया, उसमें से फर्स्ट रहेगा HUL, जिसमें से क्लियरली एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल चुका है। आई थिंक HUL में जो हिसाब से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उसमें से ब्रेकआउट नजर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जब तक 847 तक के लेवल्स नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होते, गोइंग फॉरवर्ड हमें 950 970 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते। तो HUL विल बी द फर्स्ट पिक। और सेकंड रहेगा HDFC, जिसमें एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हमें देखने मिला है। मेरा ये मानना है वीरेंद्र, HDFC में करीबन ऑन दी अपसाइड 1172 का एक ब्रेकआउट लेवल, अगर वो ब्रेक होता है तो करीबन 1260 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस ये ट्रेड के लिए रहेगा 1142 का। जी चलिए, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स को देखें तो टाटा स्टील पर आपको नजर रखनी है। खबर है यहाँ पर कि कंपनी की आज बोर्ड मीट है और आज और कल ये दोनों दिन मीट होगी, जिसमें जो कंपनी की 2 प्लांट्स हैं यूके में, उनको बंद करने को लेकर फैसला हो सकता है। और ऐसा स्टील में भी हिस्सा बिक्री के लिए भी कंपनी से बातचीत चल रही है, तो टाटा स्टील लाइमलाइट में रहेगा। और टाटा स्टील के साथ साथ टाटा मोटर्स का भी मैं जिक्र कर देती हूँ। 2 खबरें हैं टाटा मोटर्स पर। पहली बात तो ये कि जो मच अवेटेड स्मॉल कार है टियागो, उसका लॉन्च आज होगा। काफी एक्सपेक्टेशंस है टाटा मोटर्स को स्मॉल कार सेगमेंट से इस लॉन्च के बाद। और एक खबर यह है कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है आर्मी से 6x6 के ट्रक्स, मल्टी एक्सल ट्रक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो यूनिट्स हैं वो 650 से ज्यादा की हैं जो कि कंपनी को प्रोवाइड करनी है आर्मी को। फाइनेंशियल डिटेल्स इस ऑर्डर की डिस्क्लोज नहीं हुई हैं, लेकिन पॉजिटिव खबर है टाटा मोटर्स के लिए। गौरांग, टाटा मोटर्स आपकी अप्रोच क्या है 377 के लेवल्स पर? टियागो के लॉन्च को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी। और दूसरा टाटा स्टील, मेटल्स में काफी अच्छा मूव हमने बीते एक महीने में देखा है, और टाटा स्टील प्रिसाइसली देखे तो ऑलमोस्ट 25% चल चुका है लोअर लेवल से मार्च में। अभी क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स पर? तो पहले मैं टाटा स्टील का जिक्र करना चाहूँगा, और वहाँ पर संपूर्ण धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी कंपनियाँ हैं दीपाली, वो मेरे ख्याल से ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कमोडिटी दाम में उछाल आते हैं तो यहाँ पर उछाल दिखता है, और वहाँ पर अगर मायूसी का माहौल हुआ तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ के दायरे दिखते हैं। पूरे धातु क्षेत्र में अगर एक स्टॉक पर खरीदारी की कवायद हम करेंगे इस स्तर पर तो है वेदांता, और हिंडाल्को पर मेरे ख्याल से हमारी राय होल्ड की है। टाटा स्टील पर अभी तक हमने हमारी जो बिकवाली की राय थी उसको बदला नहीं है, क्योंकि हमें ज़मीनी स्तर पर ऐसे आसार नज़र नहीं आते, और कोरस को लेकर के मेरे ख्याल से बड़ा ही बोझ बैलेंस शीट पर है टाटा स्टील के। और ये जो धातु क्षेत्र से निवेश का अगर नज़रिया अगर आपको रखना है तो आपको कम से कम 2-2.5 साल का समय सीमा रखनी पड़ेगी। टाटा मोटर्स पर हमने 300 के स्तर पर भी टाटा स्टील के शेयर पर निवेश की कवायद की थी। टाटा मोटर्स DVR जो करीबन 200 के आसपास है उसके नीचे चल रहा था, तब भी हमने कवायद की थी। अब भी हमारी राय निवेश की बरकरार है। टियागो को लेकर के ये एक प्रीमियम हैचबैक है जो कि पहले जिका के नाम से लॉन्च करने वाले थे, लेकिन वो जो बीमारी और वायरस फैलने लगा तो इन्होंने अपना जो मन था वो बदल लिया और अब टियागो के नाम के ये लॉन्च करेंगे।
खरीदारी की राय बरकरार है दोनों पर ही लंबी अवधि के नजरिए से। जी हम, और अगर आप देखें स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट में जो शामिल थे स्टॉक्स अगर आप देखें GMR इंफ्रा कर्नाटक हाईवे सब्सिडरी में 51% हिस्सा बेचने की योजना है और हिस्सा बिक्री से कर्ज में लगभग 1078 करोड़ रुपए की कमी आएगी। स्टॉक पर नजर रख के चलिएगा। सनोफी इंडिया यहाँ पर इनफैक्ट एक्सपेक्टेड खबर थी, विजय माल्या कंपनी के डायरेक्टर चेयरमैन पद से हटे हैं और डायरेक्टर के पद के लिए दोबारा चुनाव उनका अब नहीं हो सकता। ये तो हालात ही हैं। सनोफी इंडिया को छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। HPL पावर BVR इंजीनियरिंग के साथ कंपनी ने विलय को जो है उसको मंजूरी दे दी है और विलय के बाद प्रमोटर्स का जो स्टेक है इस कंपनी में वो 74% से घट के ये लाजमी है कि कम हो जाएगा, 56.25% रह जाएगा। ये स्टॉक भी अगर आप देखें बीते हफ्ते काफ़ी एक्टिव रहा था। और एक NTPC को और शामिल कर देते हैं स्टॉक्स टू वॉच की इस मौजूदा लिस्ट में। 24 मार्च को मुजफ्फरपुर पावर की चौथी इकाई शुरू हो जाएगी और कुल 195 मेगावाट की कंपनी की चौथी इकाई है ये और कंपनी की कुल क्षमता इसके बाद लगभग 45,993 मेगावाट हो जाएगी। यानी जिस कैपेसिटी एडिशन के अगर आप देखें टारगेट को लेकर NTPC चल रही थी। हालांकि ये खबर अच्छी है लेकिन उससे अगर आप देखें अभी थोड़ा सा उस ट्रेजेक्ट्री पे है, थोड़ी सी डाइवर्टेड ट्रेजेक्ट्री पे है। और बाकी अगर आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा की Tier 2 बॉन्ड की रेटिंग घटाकर AA+ की गई है। देना बैंक की Tier 2 बॉन्ड की रेटिंग AA- की गई है और PNB की Tier 2 बॉन्ड की रेटिंग जो घटाकर AA+ की गई है। ये अगर आप देखें बैंकिंग, मिड कैप बैंकिंग, लार्ज कैप बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स पर अगर आप देखें खबर है। हालांकि इसमें से अगर आप देखें कोई खबर जो पिक करने लायक हो सकती है वो शायद बैंक ही हो सकते हैं। पहले बैंक की बात करता हूं, यहां पर जाए आप देखिए कि मार्च 1st, 2nd और 3rd वीक के आधे तक बैंक्स चले, बहुत स्ट्रांग रहे, चार्टिकली भी काफ़ी अच्छे खासे थे, लेकिन उसके बाद सभी बैंक्स ने एक पॉज लिया है। अभी अगर मिड कैप बैंकिंग की तरफ रुख करना हो या फिर स्पेशली PSU, डेडिकेटेड PSU स्टॉक्स पर थोड़ा सा फोकस करना हो तो आपकी नज़र किस पर रहेगी? अप्रैल के प्रोस्पेक्टिव से मैं कौन सा स्टॉक लूँ इस वक्त? ओवरऑल अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर बात है वीरेंद्र, तो दो ऐसे स्टॉक्स है जो मैं कहना चाहूँगा एकदम टॉप लिस्ट में है। फर्स्ट एक एक्सिस बैंक, डेफिनेटली जो मैंने टारगेट्स भी दिए 456 के शॉर्ट टर्म में और गोइंग फॉरवर्ड 470 के। सेकंड रहेगा ICICI बैंक। ये दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे मूव्स आगे जाके भी हमें देखने मिल सकते हैं। काफ़ी बीटन डाउन रहा है ICICI में, तो उसके अपसाइड पोटेंशियल भी काफ़ी है। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वीरेंद्र फर्स्ट वीक डेफिनेटली SBI है, जिसमें आप मंथली चार्ट्स पर देखो तो डेफिनेटली एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था और नीचे की तरफ जो हिसाब से 150 पर उसने सपोर्ट लिया है। प्रीवियस सितंबर 2013 के जो प्रीवियस लोज है वो ब्रेक ना कर डेट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये स्टॉक में वो लेवल से नो करीबन बॉटम ही है और गोइंग फॉरवर्ड में अच्छे मूव्स देखने मिल सकते हैं। तो SBI वुड बी फर्स्ट पिक अमॉन्ग द PSU बैंक। सेकंड जो रहेगा अमॉन्ग द PSU वुड बी बैंक ऑफ बड़ौदा। वीरेंद्र जो आप बता रहे थे, आई थिंक ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल अपसाइड का पिछले कुछ दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा में 2-3% अगर अप मूव दिखाता है तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो सेकंड बेस्ट पिक वुड बी BOB। इसके अलावा फार्मा स्पेस पर नजर रखिए। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स जहां पर आज खबरें हैं, पहले वो आपको बता देते हैं। सिप्ला, ल्यूपिन, अजंता फार्मा, तीनों पर ही पॉजिटिव खबर है। सिप्ला पर खबर है कि एट्रिप्ला दवा के लिए के जेनरिक वर्जन के लिए US FDA की मंजूरी मिली है, तो एक पॉजिटिव खबर है सिप्ला के लिए। ल्यूपिन पर भी खबर है कि फेमकॉम फे के लिए US FDA से मंजूरी मिली है और बर्थ कंट्रोल के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है। तीसरा है अजंता फार्मा, अमेरिकी बाजारों में कैप्रा दवा को लॉन्च किया है, ब्लाइंडनेस और पैरालिसिस के लिए इस दवा का यूसेज होता है। तो तीनों के पर ही पॉजिटिव खबर है, लेकिन नेगेटिव खबर है नेटको फार्मा पर और खबर है कि कंपनी की 2 इकाई को लेकर फॉर्म 483 मिला है। मनाली और कोथुर इकाई के इंस्पेक्शन के बाद ये अलर्ट मिला है। फरवरी-मार्च में कंपनी की इकाइयों का इंस्पेक्शन हुआ था, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव रिएक्शन आज नेटको फार्मा में देखा जा सकता है। और इनफैक्ट पूरा ही फार्मा स्पेस आज लाइमलाइट में इसलिए भी होगा क्योंकि जो 344 दवाओं पर बैन लगाया था सरकार ने, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट से इन दवाओं पर एक स्टे मिला था और वो स्टे आज खत्म हो रहा है क्योंकि आज 28 मार्च है। तो डेफिनेटली ये पूरा ही पैक अगेन आज लाइमलाइट में रह सकता है। गौरांग, रेगुलेटरी हर्डल्स ने काफी परेशान किया है इस पूरे स्पेस को और हमने देखा भी है बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि हायर लेवल से काफी करेक्ट भी हुए हैं और जो करेक्ट नहीं भी हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बहुत खास। अभी अप्रोच क्या है? अभी क्लाइंट्स को सलाह क्या दे रहे हैं? अभी दूर रहने की सलाह दे रहे हैं या फिर ऑन डेप्स कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं फार्मा में? दीपाली, पहले तो ये समझ में नहीं आया कि ये 300 से ज़्यादा दवाएं जो पाबंदी लगाई गई थी, उसमें से कुछ दवाएं ऐसी है जो करीबन 20, 25, 30 साल से हिंदुस्तान में बिक रही हैं। और ये जो MNC फार्मा कंपनियां यहाँ पर इन्वॉल्व है, ये सिर्फ भारत में नहीं और उस मुल्क में नहीं जहाँ पर ये स्थापित है, लेकिन बाकी अन्य मुल्कों में भी ये अपनी दवाएं बेचते हैं।
और दूसरा कारण ये है, मुझे थोड़ी आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि ये सब कंपनियों को एक मौका भी नहीं दिया गया था अपने तरफ से जो सफाई है वो सामने रखने के लिए। बहरहाल ये कोर्ट कचहरी का मामला, मेरे ख्याल से आप भी वाकिफ़ है, हम भी वाकिफ़ है और सब लोग वाकिफ़ है कि किस माहौल से गुजरता है और कितना लंबा समय लगता है अगर किसी वाद विवाद में फंस जाता है तो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी कंपनियाँ यहाँ पर नाम ली गई है उनमें से मिसाल के तौर पर फाइज़र है या फिर दूसरी कोई MNC फार्मा कंपनी है, सक्षम है ये सब कंपनियां अपने आप को साबित करने के लिए कि इन्होंने कोई भी गड़बड़ी नहीं की है, पहली बात, और ना ही इनके दवाओं में ऐसा कुछ पाया गया जो कि काफ़ी हानिकारक हो सकता है। स्थानीय मार्केट में से जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी सक्षम है अपने आप को पूरी तरीके से इस माहौल से ऊपर लाने के लिए। छोटी अवधि के लिए तो मैं टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए से मैं इतनी कवायद बिल्कुल करूँगा कि जो कंपनियां काफ़ी लंबे समय से हिंदुस्तान के मार्केट में अपनी दवाएं बेच रहे हैं और विदेशी मुल्कों में अपनी दवाएं बेच रहे हैं, जिनकी बैलेंस शीट साफ सुथरी है और जिनके बैलेंस शीट पर कैश है और किसी तरह की असमंजस परिस्थिति नहीं है, वहां पर ध्यान दें। जी चलिए, अब 8:30 बजे हैं, वक्त हो गया है रोज की तरह ये जानने का कि आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। और सुमित मौजूद है न्यूज रूम से एक ऐसा ही शेयर लेकर। सुमित बताइए कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया दीपाली। जो शेयर आज चुना गया है वो IT स्पेस से है, टेक सॉल्यूशंस को चुना गया है। चुनने की वजह पहले तो एक्सेंचर ने इस तरह से गाइडेंस बढ़ाई है, हो सकता है पूरे स्पेस में तेजी आए और अगर आती है तो ये भी अछूता नहीं रहेगा। दूसरा, कंपनी IT कारोबार के अंदर तो है ही, कंपनी के दो प्रोमिनेंट कारोबार है, एक IT सॉफ्टवेयर बिजनेस और ई-कॉमर्स का जो बिजनेस है वो। ई-कॉमर्स बिजनेस मोरलेस फ्लैट था, लेकिन हाँ IT कारोबार जो है वो जो कंपनी का सॉफ्टवेयर सर्विसेज कारोबार है वहाँ से एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। पिछली तिमाही के अंदर ऑपरेटिंग मुनाफा कंपनी का 43% बढ़ा, ये YOY फिगर है, लेकिन सिक्वेंशली भी ये मोरलेस फ्लैट था। नेट प्रॉफिट भी करीब 46% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। कंपनी के सॉफ्टवेयर बिजनेस में तो एक अच्छी ग्रोथ सिक्वेंशली भी और YOY बेसिस पर भी देखने को मिली थी। इसके अलावा कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो करीब 53% से बढ़ के 100% के ऊपर निकल गए, यानी कि दोगुने से ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ते हुए दिखाई पड़ा। तो एक अच्छे तौर पे फिर जैसे कॉस्ट कंट्रोल कंपनी ने की है वो कंपनी के लिए काफी सकारात्मक गोइंग फॉरवर्ड भी होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक अच्छे कैश फ्लोज है कंपनी के पास, डिविडेंड पे ऑफ्स भी कंपनी ठीक ठाक करती है और ये कंसिस्टेंटली करती चली आ रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक और कंपनी क्रेडिबिलिटी भी प्रूव करता है। साथ ही साथ जिस तरह से एक्सेंचर ने गाइडेंस बढ़ाई है वो भी कंपनी के लिए काफी साउंड है और इन्हीं सब ग्राउंड्स को देखते हुए 163 रुपए के टारगेट्स के लाभ शेयर को देख सकते हैं। ये तो फंडामेंटल ग्राउंड है। अब टेक्निकली भी देख लीजिए, लगातार 50 वेमा यानी कि वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये शेयर बना रहा और वहां पे कंसोलिडेट भी किया। 100 वेमा के ऊपर भी बाजार की पूरी गिरावट के बावजूद शेयर कामकाज करता रहा। तो ये अपनी जो मजबूत लेवल्स हैं वो दिखाता हुआ देखने में कामयाब रहा। 160-162 रुपए के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस जरूर फेस कर सकता है, इसलिए टारगेट भी 163 रुपए के आसपास दिया गया है। अगर वो भी ब्रीच करता है तो एक अच्छी तेजी की उम्मीद आप इस शेयर में लगा सकते हैं। तो टेक सॉल्यूशंस दोनों ही आधार पर चुना गया है, इसलिए आज से भी आप इस शेयर को इंट्राडे में देख सकते हैं। शुक्रिया सुमित आपका। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे है टेक सॉल्यूशंस। 144 पर ही प्रीवियस सेशन में क्लोज हुआ है, लेकिन 163 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। कई सारी वजह यहाँ पर सुमित ने बताई, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही एस्पेक्ट्स के आधार पर इस स्टॉक को चुना गया है, परफॉर्म कर सकता है। और IT स्पेस वैसे भी आज अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। एसेंचर ने जिस तरह से गाइडेंस बढ़ाई है 8 से 10% की, उसके बाद पूरे ही स्पेस में एक्शन आज एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक छोटा कॉमेंट ले लेते हैं जय का टेक सॉल्यूशंस पर। बताइए जय। वेल दीपाली, जो हिसाब से ये स्टॉक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, लोअर एंड ऑफ द चैनल इसका सपोर्ट बन रहा है 130 के आसपास। आई थिंक एक पोजिशनल कॉल रहना चाहिए ये स्टॉक में जब तक 130 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते। गोइंग फॉरवर्ड हमें ऑन दी अपसाइड शॉर्ट टर्म में करीबन 170 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जो दिन 170 एक टारगेट के लेवल्स ब्रेक करेगा, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स में ब्रेकआउट भी देखने मिलेगा और उसके बाद हमें 225 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो एक पोजिशनल बेसिस पर अगर इसे बाई किया जाए विद स्टॉप लॉस ऑफ 130 तो डेफिनेटली इसमें टारगेट 170 to 225 तक के देखने मिल सकते हैं। इस बीच चलिए थोड़ा सा अब चलते हैं कि एग्जैक्टली बाजार ने शुक्रवार को क्या क्या था, किन किन स्टॉक्स को बाजार ने एक्टिवेट करने की कोशिश करी। जरा प्लीज एक बार टॉप ट्रेडेड काउंटर्स की श्रेणी को दिखाइए जो कि शुक्रवार को सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ऊपर आकर टिक रहे थे, हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहे थे। टेक सॉल्यूशन को हटाकर आप देखें, इसमें देखिए एक हिंडाल्को था मेटल्स में से, चौथा वेदांता था। तो मेटल्स अगर आप देखें पूरा का पूरा काफी स्ट्रॉन्ग रहा, हायर लेवल्स पर सस्टेन रहा। ICICI बैंक ने अगर आप देखिए एक मूव लिया। IDBI बैंक, आई थिंक इस पर हमने बहुत बात नहीं करी है। 70 के स्तर पर पिछले 3 दिन से अगर आप देखें मशक्कत करने के बाद इसने अपने आप को इस रेंज में आकर प्लेस किया। गौरांग IDBI बैंक आई थिंक जिस जो फोर्सेस इसको ड्राइव कर रही हैं, जो न्यूज़ फ्लो है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इनफैक्ट इसने 2 चीज़ें करी।
पहला तो एक बजट स्पीच के बाद से लेकर अब तक का लगभग 12 से 15 रुपए का मूव, बट 71 से लेकर अभी आपको कितनी पॉसिबिलिटी और लग रही है कि ये 80 की ट्रैजेक्टरी में जाए, 82 की ट्रैजेक्टरी में जाए? कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? वीरेंद्र, देखिए, स्टॉक को इस स्तर पर लेने बेचने की या होल्ड करने की मैं कवायद नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन हाँ, जो टिप्पणी आपने कही थी और जो वित्त मंत्री साहब ने वक्तव्य बताया था बजट के स्पीच के दौरान कि यहाँ पर जो सरकार की हिस्सेदारी है वो बिक सकती है, 50% से नीचे आ सकती है। लेकिन ये जो 82 या 80 या उसके ऊपर के जो दायरे हैं वो उस पर निर्भर करेगा कि ये क्या मूल्यांकन पर सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेचना चाहती है, और उस पर मेरे ख्याल से आकलन या अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। जी, कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज खबरें हैं। आईटीसी पर नजर रखिए। टेक्निको एग्री का अधिग्रहण किया है कंपनी ने 121 करोड़ में, आईटीसी पर खबर है। आयनॉक्स विंड एक और शेयर जहां पर न्यूज फ्लो है। सब्सिडरी आयनॉक्स इंफ्रा ने सरयू विंड पार्क को खरीदा है और सौदे के बाद दक्षिण भारत में जो कंपनी की पकड़ है वो और मजबूत होगी, तो आयनॉक्स विंड पर आप फोकस कर सकते हैं। BHEL एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा था लास्ट वीक। तेलंगाना में 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है कंपनी ने और 1200 मेगावाट की दूसरी इकाई भी जल्द शुरू होने का अनुमान है। 116 प्रीवियस सेशन में क्लोजिंग हुई। एवन ऑफशोर केयर ने बैंक फैसिलिटी की रेटिंग घटाई है और रेटिंग BB नेगेटिव से घटाकर D की है। अदानी पोर्ट्स को भी देख लीजिए, यहां पर खबर है कि एनसीडीज के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 150 करोड़ जुटाए हैं और सिमिलर खबर है L&T फाइनेंस पर भी, यहां भी एनसीडी के जरिए 300 करोड़ जुटाने की योजना है। एक्सेल इंडस्ट्रीज, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक दो और शेयर जहां पर बोर्ड मीट है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की बोर्ड बैठक है रकम जुटाने को लेकर और एक्सेल इंडस्ट्रीज बीते 3 सेशंस में काफी स्ट्रॉन्ग चला ये शेयर और खबर है कि आज कंपनी की बोर्ड मीट है जिसमें बायबैक को लेकर फैसला हो सकता है। शायद यही ट्रिगर था जिसकी वजह से बीते 3 सेशंस में एक स्ट्रॉन्ग सर्ज स्टॉक ने लिया भी था। लेकिन एक टेक्निकल कमेंट ले लेते हैं। जय, बीते 2-3 सेशंस में काफी चल चुका है एक्सेल इंडस्ट्रीज का शेयर, अभी अप्रोच आपके 196 पर क्या होगी? लॉन्ग ट्रेडर्स को यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए या फिर होल्ड रखें? आई थिंक दीवार एक अच्छा मुनाफा ऑलरेडी देखने मिल रहा है, बट आई थिंक बुक नहीं करना चाहिए बिकॉज क्लियरली अप ट्रेंड में दिख रहा है ये स्टॉक। आई थिंक ऑन द लोअर साइड दीपाली इसके सपोर्ट जो आ रहे हैं बनकर 183 के शॉर्ट टर्म इमीडिएट बेसिस पर, जब तक 183 का लेवल्स ब्रेक नहीं करता ये स्टॉक आई थिंक डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। जो हिसाब का एक ब्रेकआउट देखने मिला है एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसके इंडिकेटर्स भी काफ़ी एक बाय क्रॉस ओवर अच्छा दे चुके हैं। आई थिंक एक छोटा सा हर्डल अगर वो पार कर ले 211 का, आई थिंक ये स्टॉक में गोइंग फॉरवर्ड 232 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। आई थिंक 183 का एक स्टॉप लॉस लगाकर एक्सेल इंडस्ट्रीज में एक बाय पोजीशन फ्रेश अगर किसी क्रिएट करनी है तो भी कर सकते हैं। जी, अब बात करते हैं कुछ अच्छे चार्ट्स की। देखिए, अब थोड़े अच्छे चार्ट्स की बात करते हैं, एक एक करके चार्ट्स लेंगे। ऑलमोस्ट ओपनिंग से पहले 4-5 चार्ट्स कंप्लीट करेंगे। एक चार्ट, पहला चार्ट लेंगे, वो है जिसे आप कह सकते हैं जिसने डेली पर एक ब्रेकआउट दिया है लेकिन अभी इसको एक क्रिटिकल लेवल पार करना है। मैं पहली कैटेगरी का जिसका स्टॉक ले रहा हूं वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। भाई ब्रेकआउट की फीलिंग आ रही है, ब्रेकआउट अभी आया नहीं है लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए यहीं पर लूंगा और इंतजार करूंगा एक क्रिटिकल लेवल के ब्रेक होने का। पहला स्टॉक है चेन्नई पेट्रो। जय, जरा इसको देखिए 206.20 पर। आई थिंक टिपिकल फ्लैग और उसका ब्रेकआउट आ रहा है। हालांकि ये देखिए ब्रेकआउट आ भी जाए तो उसके बाद शायद मेरे ख्याल से 210 से लेकर 215 ये एक दिसंबर हाइज और एक दिसंबर का सप्लाई जोन है जिसको पार करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है, आप इस स्टॉक को कैसे अप्रोच करेंगे? चेन्नई पेट्रो वीरेंद्र काफ़ी अच्छा स्टॉक मुझे भी नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मैंने बाय भी रिकमेंड किया है हमारे क्लाइंट्स को। इसकी खास बात ये है कि जो हिसाब का इसका फॉल देखने मिला था वीरेंद्र, ऑलमोस्ट लाइक लास्ट जुलाई से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में रहा था, वो चैनल के ऊपर ब्रेकआउट देखने मिला। उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, एक ट्रायंगल पैटर्न देखने मिला, उसमें से भी रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने मिला। उसकी एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इंडिकेटर्स डेफिनेटली एक बुल्स के फेवर में है। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक 187 का जो उसका जो क्रूशियल सपोर्ट है जहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट और उसकी एवरेजेस शॉर्ट टर्म कोइंसाइड हो रही है, जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं करते ऑन द लोअर साइड वीरेंद्र, आई थिंक ये अपने प्रीवियस जो हाइज है जुलाई की वो भी निकाल देगा। दैट कम्स टू अराउंड 264-65 लेवल्स तक। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली ऑन द लॉन्ग साइड के बाई साइड काफ़ी एक अच्छा बन रहा है। 187 के साथ डेफिनेटली बाय करना चाहिए। मिनिमम टारगेट प्रीवियस हाई जो है 265 का वो रहेगा। जी, अब थोड़ी सी बात कुछ ऐसे स्टॉक्स की कर लेते हैं जहां पर प्रीवियस सेशन में हमने काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी थी और उनमें से एक पॉकेट है ऑटो एंसिलरी स्पेस की। कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स थे जहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखी थी। इग्राशी मोटर्स करीब 9% के गेंस के साथ प्रीवियस सेशन में क्लोज हुआ। प्रिकॉल, गैब्रियल इंडिया, सोनाको, ये कुछ स्टॉक्स है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जय, को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है टेलीकॉम ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में जिनका मैंने नाम लिया, इग्राशी मोटर्स, प्रिकॉल, गैब्रियल, मुंजाल ऑटो, शिवम ऑटो, कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे।
गैब्रियल में डेफिनेटली दीपाली एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये स्टॉक को देखो तो एक अच्छा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ये स्टॉक में विथ वॉल्यूम्स दीपाली एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला। और जब भी विथ वॉल्यूम्स एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलता है ऐसे पैटर्न में जहाँ पे इंडिकेटर्स भी बाय मोड में हो, तो आई थिंक एक अच्छी ट्रेडिंग बेट देखने मिल सकती है विद अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। 90.50 90.60 का एक स्टॉप लॉस रहेगा ये स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए। ऑन दी अपसाइड मिनिमम टारगेट रहेंगे करीबन 97.50 98 तक के इन द शॉर्ट टर्म। अगर उन लेवल्स निकालते तो दीपाली आई थिंक अराउंड 103 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सो सबसे बेस्ट ये पूरी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जो आप बता रहे थे उसमें से गैब्रियल में मुझे अच्छी बेट ट्रेडिंग बेट नजर आ रही है। एक बार मैं फिर लौटता हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जिस पे शायद मैंने अपने शुरुआती स्टॉक्स टू वॉच और इनफैक्ट अगर आप देखें स्टॉक्स टू ट्रैक की लिस्ट में रखा था अशोक लेलैंड, जिस पर मैंने बात नहीं करी अब तक। अशोक लेलैंड अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ लेवल में बंद हुआ है 106 रुपये 40 पैसे के स्तर पे। अभी अगर आप देखें जिस प्राइस पर है ये, मैं 2-3 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। डेविड इसमें काफ़ी भारी हो गया है स्टॉक, काफ़ी ओपन इंटरेस्ट जुड़ा भी है। और देखिए इसमें अप्रैल की सीरीज में भी ओपन इंटरेस्ट जुड़ना शुरू हो गया है। और जहाँ तक ऑप्शंस की बात है, मैं इनफैक्ट अगर आपको ऑप्शंस थोड़ा सा बारीकी से बताऊँ, इनफैक्ट ये वक्त लेगा जरा प्लीज़ इस बीच आप एक बार इसके 3 मंथ और 6 मंथ सारे चार्ट दिखा दीजिएगा। अगर आप इसके अब मार्च की कॉन्ट्रैक्ट को देखिए, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाह रहा था। मार्च का कॉन्ट्रैक्ट बुधवार को इसमें अप्रॉक्सीमेटली अच्छा खासा एडिशन हुआ है। आई थिंक ऑप्शन चेन इसकी एनएससी कोट नहीं कर पा रहा है इस वक्त, आई थिंक उसमें तब्दीली हो गई है। मैं शायद नहीं, हाँ आ गया, इनफैक्ट माफ कीजिएगा। मैं क्या फोकस करना चाह रहा था कि जब ये 106 के ऊपर निकला तो 105 का कॉलेक्टर बाहर निकलने लग गया। कैन यू बिलीव 26 लाख शेयर घटे 105 की स्ट्राइक पे। यानी जो भी सोच के बैठा था कि अशोक लेलैंड 100 से मुड़ जाएगा, 105 से मुड़ जाएगा, वो बैकफुट पे था। 105 की कॉल में लगभग 26 लाख शेयर घटे। और दूसरी बात आप ये देखिए कि किस प्रकार की पुट राइटिंग हुई है 108 की पुट में। जय क्या ये एक ऐसा स्टॉक होगा जो कि अगले 4-5 सेशन में और एक बड़ा मोमेंटम जनरेट कर सकता है 18-19 तक का, 118-119 तक का? बिल्कुल वीरेंद्र, उसका कारण ये रहेगा कि जो हिसाब से ये स्टॉक 7 महीनों से, इनफैक्ट अगस्त 2015 से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और फंसा हुआ था, वो लेवल 7 महीने के बाद अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट देखने मिला है विद गुड वॉल्यूम्स, सो आई डोंट थिंक कि इमीडिएट बेसिस पर हमें एक ब्रेकआउट देखने फेलियर देखने मिलेगा। और अगर फेलियर प्रीएम्प्ट करना वीरेंद्र थोड़ा मुश्किल होता है, तो आई थिंक विद द ट्रेंड जो हिसाब से एक ब्रेकआउट देखने मिला है, आई थिंक लॉन्ग बने रहना चाहिए स्टॉक में। अगर किसी फ्रेश पोजिशन बनानी हो शॉर्ट टर्म में 102, 101.50 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड मिनिमम टारगेट जो ऑन दी अपसाइड बन रहा है इमीडिएट बेसिस पर भी मेरा वो बन रहा है 114 का, 114 का, और वो लेवल्स अगर निकलते थे 119 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है, आई थिंक डेफिनेटली लॉन्ग रहना चाहिए स्टॉक में। लॉन्ग रहने की सलाह है अशोक लेलैंड में। पहले टारगेट 114 क्रॉस करता है तो 119 120 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस अगर आपने बनाई हुई है तो होल्ड रखिए अशोक लेलैंड पर। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए आपको। वीरेंद्र, 2 स्टॉक ऑप्शंस जिन पर बेट किया जा सकता है आज? जी देखिए, पहली स्टॉक पर जैसे दीपाली हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं, इन्फोसिस पूरा आईटी आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इन्फोसिस अपने ट्रेडिंग करियर के सबसे सर्वोच्च स्तरों पे खुलेगा अगर ये 1219 का लेवल काट के आज ऊपर खुलता है। और इसी मूव को देखते हुए, इस फ्रेश ट्रिगर को देखते हुए, यहाँ पर जो कॉल है वो है मार्च की 1200 की कॉल 19 रुपए में खरीदें। देखिए जो काम काज करना है आपको आज और कल में, डिसीजन लेना भी है और अपने रेट से एग्जिट भी करना है। करीब 19 रुपए में खरीदे 1200 की कॉल और लगभग 40। आपका पैसा अगर दोगुना हो जाए, जितना भी लगाएं आप, तो बाहर निकल के आ जाइए 40 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1200 रुपये रखना है। और जो इन्फोसिस पर जो टारगेट है एज पर दिस कॉल, जो जहन में आंकड़ा लेके चल रहे हैं, वो है 1270। अगर 1270 हो जाएगा ये, तो क्योंकि ये डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 40 रुपये का जो लक्ष्य है वो अचीव कर लेगा। 12 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी कॉल है वेदांता पे। अभी आपको याद होगा कुछ देर पहले मैं ऐसे स्टॉक्स का जिक्र कर रहा था जो कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स के बीच में कैपिटलाइज कर रहे हैं। 96.85 पे क्लोज हुआ, पैसे बढ़कर। इसकी आपको लगभग 100 रुपये की कॉल खरीदनी है। याद रखिए, आखिरी में जो थोड़े बहुत शॉर्ट थे भी इस पर, हालांकि शॉर्ट अब बहुत कम बचे हैं, वो ही निकलना चाहेंगे। और फ्रेश मोमेंटम जो है इसको एक 100-102 की ट्रेजेक्टरी तक ले जा सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, 100 रुपये की कॉल 1.25 रुपये आपको हार्डली खर्च करने हैं और लगभग 4 रुपये का लक्ष्य। और स्टॉप लॉस 98 का रख लीजिए यहाँ पर, उससे ज़्यादा का रखने की गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि 1.25 रुपये की टोटल ऑप्शन है ही। लेकिन याद रखिए, ये या तो आपको 3 रुपये दे के जाएगा
ये आपसे कुछ नहीं लेके जाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू एट रिस्क कुछ भी नहीं है। लेकिन चार्टिकली ये इन दोनों में से एक ट्रेड भी अगर आप इनिशिएट करेंगे तो याद रखिए ये मार्च के ऑप्शंस हैं, हम सीरीज के अंतिम पड़ाव में हैं, अंतिम 4 सेशन में। तो जो भी डिसीजन लेना है आपको आज लीजिए, कल ट्रेड वाइंड अप करके बाहर आ जाइए। जी जय, 2 ट्रेड्स आपकी ओर से जो रेकमेंड करना चाहें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से? डेफिनेटली एनटीपीसी जो हिसाब से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कुछ समय पहले वीरेंद्र भी बता रहे थे कि पावर सेक्टर में एचबीएल पावर और एनटीपीसी में एक अच्छा मूव देखने मिला। आई थिंक एनटीपीसी जो हिसाब से एक ट्रायंगल पैटर्न में दीपाली ट्रेड कर रहा है, आई थिंक इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा बहुत ही छोटा रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन जाता है। 125 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। मिनिमम टारगेट ऑन दी अपसाइड 135 तक के नजर आ रहा है, तो दैट वुड बी द फर्स्ट कॉल गोइंग फॉरवर्ड। और सेकंड जो कॉल रहेगा वो रहेगा मारुति में, जो हिसाब से इसमें एक अच्छा हाई टॉप्स एंड हाई बॉटम देखने मिल रहा है दीपाली मारुति में। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड करीबन 3810 3820 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, जब तक 3670 3680 ये जो बैंड है बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रेंज है, जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करते। जी इनफैक्ट एनटीपीसी पर आज खबर भी है कि 24 मार्च को मुजफ्फरपुर पावर की जो चौथी इकाई है उसको शुरू किया है कंपनी ने, और कुल 195 मेगावाट की है ये पूरी इकाई जो कंपनी की है, और जो टोटल क्षमता होगी वो 45,953 मेगावाट की होगी। तो एनटीपीसी आज न्यूज फ्लो में भी है। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आज खबरें हैं। डिफेंस स्पेस की अब तक हमने बातचीत नहीं की, उस पर राय ले लेते हैं गौरांग की। आज डिफेंस एक्सपो की आज शुरुआत होगी, करीब करीब 1000 कंपनियां हैं दुनिया भर से जो इस एक्सपो में शामिल हो रही हैं। तो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जिन पर आप फोकस कर सकते हो, मैं डेफिनेटली एलएनटी हो सकता है, टाटा ग्रुप हो सकता है, एचएफसीएल हो सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि बीते कुछ समय में डिफेंस जॉइंट वेंचर्स के पर्सपेक्टिव से लाइमलाइट में रही हैं। आपका आउटलुक क्या है गौरांग, पूरे ही डिफेंस स्पेस पर? क्या मच नीडेड बूस्ट मिल पाएगा इस एक्सपो से, या फिर न्यू डिफेंस पॉलिसी से? और कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स जो आप चेस करने की सलाह देंगे? एक सकारात्मक सा रुझान तो वित्त मंत्री साहब ने बजट के दौरान डिफेंस में एफडीआई ला करके ही कर दिया था। एक बात यहाँ पर यह दीपाली कि अगर आप बजट में जो एफडीआई डिफेंस रिलेटेड पॉजिटिविटीज़ उभरी हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपका नज़रिया 1.5 साल 2 साल 2.5 साल है उससे अधिक का होना चाहिए। और उसी नज़रिए से जो नाम आपने जिक्र किए थे, एलएनटी, भारत फोर्ज, एस्ट्रा माइक्रो, वालचंद नगर, बीएल, बीएमएल, ये सभी पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है। जी